हेलो फ्रेंड्स, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसी के कंटिन्यूएशन में ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है और कॉन्सेप्ट है डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आज जो हमारा पिछला डिस्कशन था वो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड था। उसमें भी मैंने डिसऑनर समझाया था, एक कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था, लेकिन एट लेंथ हम अब डिसऑनर कॉन्सेप्ट को लेते हैं। दो सेक्शंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे, एक सेक्शन 91, दूसरा सेक्शन 92। एक डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, दूसरा डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन पेमेंट। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, अगर डेटर ने क्रेडिटर को प्रॉमिसरी नोट दिया या चेक दिया या डेटर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया और ड्यू डेट के दिन इस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट नहीं हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 92 में कवर्ड है। ये कॉन्सेप्ट जो है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, ये चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट तीनों के लिए है, लेकिन डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए है। हमने आज ही डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड ही बिल ऑफ एक्सचेंज में है, तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, ड्यू डेट के दिन जब पेयर पेमेंट ना करे, सेक्शन 92 में कवर्ड है। तीनों इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, तीनों से रिलेटेड है। नाउ सेक्शन 92 में क्या लिखा है? ऑन ड्यू डेट और अदरवाइज। अदरवाइज क्यों? चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट जिसकी कोई ड्यू डेट नहीं होती है, इट इज पेबल ऑन डिमांड। तो जब प्रेजेंट किया जाए तब पे करना था, तो या तो ड्यू डेट पे या अदरवाइज पेमेंट इज नॉट मेड। यदि पेमेंट नहीं किया गया, प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर द्वारा डेटर प्रॉमिस टू पे करता है, तो मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट अगर ड्यू डेट के दिन पेमेंट न करे, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर द्वारा, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है, डेटर एक्सेप्ट करके देता है, एक्सेप्टर पेमेंट ना करे। चेक के केस में ड्रॉई, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, सेक्शन 6 की लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, और बैंक जो है वो हमेशा ड्रॉई होता है इन केस ऑफ चेक, और बैंक ड्यू डेट के दिन या प्रेजेंटमेंट के समय चेक को ऑनर ना करे, ऐसे केस में ये डिसऑनर हो जाएगा इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बाय नॉन पेमेंट। तो ड्यू डेट के दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया गया, प्रॉमिसरी नोट का मेकर, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर या ड्रॉई, चेक के केस में बैंक यानी कि ड्रॉई पेमेंट ना करे, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमें कंपेयर करना है अब डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। मैंने आज ही आपसे डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज क्या। दूसरी बात, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बिना एक्सेप्टेंस के भी वैलिड बिल है, बिना एक्सेप्टेंस के भी वो एंडोर्स हो सकता है। तो ऐसे केस में डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट सेक्शन 91 में कवर्ड है। सेक्शन 91 डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, 92 डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल और रिलेटेड ओनली टू बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक के केस में, प्रॉमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा उन दो इंस्ट्रूमेंट्स में। दैट कंसेप्ट इज ओनली रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे सेक्शन 91 की लैंग्वेज
व्हेन द बिल इज ड्यूली प्रेजेंटेड, बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया, बट नॉट एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, जिस व्यक्ति के ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था, उसे बिल प्रेजेंट किया गया, उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, दैट बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो बिल को कहा जाएगा कि वो डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। और ऐसे केस में इफेक्ट क्या होगा, whoever is the holder of the instrument he gets right to sue all the prior parties। जो होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसे इमीडिएटली एक अधिकार आ जाएगा कि वो सारी प्रायर पार्टीज को स्यू कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर ड्यू डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। भले 2 महीने का टेन्योर अभी बाकी हो, पेमेंट की ड्यू डेट 2 महीने बाद हो, लेकिन अगर आज बिल डिसऑनर हुआ ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, होल्डर प्रायर पार्टीज को लायबल आज बना सकता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। ए इज क्रेडिटर, बी इज डेटर। क्रेडिटर ने डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ किया और क्रेडिटर ने डेटर यानी बी को प्रेजेंट किया फॉर एक्सेप्टेंस, बी ने डिनाई कर दिया, उसी समय बिल डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। सेकंड एग्जांपल, ए क्रेडिटर अपने डेटर बी पे बिल ड्रॉ करता है, बिना एक्सेप्टेंस के भी बिल वैलिड होता है, बिना एक्सेप्टेंस के भी एंडोर्स हो सकता है। ए ने अपने डेटर बी पे बिल ड्रॉ किया, बिना एक्सेप्टेंस के ही एंडोर्स कर दिया सी को, सी ने अपने क्रेडिटर डी को। अब होल्डर जो है वो पहुंचे बी के पास, डेटर के पास, एक्सेप्ट कर ले, बी ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय बी। ऐसे केस में बिल डिसऑनर हो गया। विदाउट वेटिंग फॉर मैच्योरिटी डेट, डी जो है वो प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकता है बाय सर्विंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर। तो ये इफेक्ट रहा कि होल्डर जो है उसे राइट आ जाएगा इमीडिएटली कि वो प्रायर पार्टीज को आज ही लायबल बना सकता है, ड्यू डेट का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ 2 चीजें हमने डिस्कस की। एक, सेक्शन 91, होल्डर प्रेजेंट करता है बिल को ड्रॉई के पास, ड्रॉई एक्सेप्ट ना करे, सेक्शन 91 डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। इफेक्ट, immediate right of holder to sue all the prior parties or any of them by serving notice। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से केसेस में बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर माना जाएगा बाय नॉन एक्सेप्टेंस। इस कॉन्सेप्ट की, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस की आस्किंग देखें आप, नवंबर 2002, मई 2008, नवंबर 2018 और इनमें से 2 अटेम्प्ट में ये केसेस लिखने को आए हैं। बीइंग इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट में आस्किंग अच्छी रही, आपको ये लिस्ट रट के जानी है, याद करके जानी है, लर्न करके जानी है। और ये वो सारे केसेस हैं कि कब एक बिल डिसऑनर माना जाएगा बाय नॉन एक्सेप्टेंस। एक जनरल केस तो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस किया। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया था, प्रेजेंट किया फॉर एक्सेप्टेंस, बी ने डिनाई किया, या ए ने ड्रॉ किया, ए ने एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर को, क्रेडिटर ने फर्दर अपने क्रेडिटर को, होल्डर ने प्रेजेंट किया, बी द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, डिनाई कर दिया गया, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। लेकिन ये लिस्ट उसके अलावा केसेस की है। सबसे पहला केस कब माना जाएगा डिसऑनर ऑफ बिल बाय नॉन एक्सेप्टेंस। पहला केस 48 आवर्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दें। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर अपने डेटर पे,
एक्सेप्टेंस के बिना ही एंडोर्स किया सी को, सी ने अपने क्रेडिटर डी को। अब डी जो है वो प्रेजेंट करते हैं बी के समक्ष इस बिल को और बोलते हैं एक्सेप्ट करें। बी ने 48 आवर्स तक अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया प्रेजेंटमेंट के बाद, मान लिया जाएगा बिल डिसऑनर हो चुका है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। यानी होल्डर जो है वो अगर ड्रॉई को बिल प्रेजेंट करता है, ड्रॉई 48 आवर्स में एक्सेप्ट ना करे, बिल को डिसऑनर माना जाएगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर ड्रॉई होल्डर से ये बोले कि ही नीड्स फर्दर टाइम, मोर देन 48 आवर्स टाइम फॉर एक्सेप्टिंग द बिल, ऐसे केस में होल्डर अपनी विल एंड विश पे 48 आवर्स से ज्यादा दे सकता है ड्रॉई को। लेकिन अगर 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम दिया तो इट इज द ड्यूटी ऑफ होल्डर टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल द प्रायर पार्टीज, और जिस प्रायर पार्टी ने अपनी कंसेंट नहीं दी वो इस बिल पे लायबल नहीं होगी इन केस ऑफ डिसऑर्डर। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन ए इज क्रेडिटर ऑफ बी, बी डेटर ऑफ ए। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, ए ने एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर सी को, अभी बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सी ने एंडोर्स किया डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को। अब होल्डर कौन? एफ। एफ ने प्रेजेंट किया बी के समक्ष इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए। बी जो है उसने 3 दिन का टाइम मांगा, एफ ने टाइम दे दिया, 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम दिया विदाउट आस्किंग प्रायर पार्टीज। ऐसे केस में एफ ने 48 आवर्स का टाइम दिया बिना प्रायर पार्टी से पूछे, तो कोई भी प्रायर पार्टी अब एफ के प्रति लायबल नहीं रहेगी। यहां अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है तो ऐसे केस में एफ जो है अपनी प्रायर पार्टीज को लायबल नहीं बना पाएगा। रीजन 48 आवर्स का टाइम दिया बिना प्रायर पार्टीज से पूछे। अगर इसी एग्जांपल में एफ ने ई से और डी से पूछा, ई और डी ने अपनी कंसेंट दे दी कि 48 आवर्स से ज्यादा दे दो, ए और सी ने डिनाई कर दिया था, तो अगर बिल डिसऑनर हुआ तो एफ के प्रति केवल और केवल ई और डी ये 2 पार्टीज लायबल होंगी। रीजन इनने 48 आवर्स से ज्यादा टाइम देने के लिए अपनी कंसेंट दे दी थी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो जब 48 आवर्स चले गए तो क्या मानेंगे हम? बिल डिसऑनर हो चुका है। अगर 48 आवर्स से ज्यादा टाइम आप देना चाहते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, प्रायर पार्टीज की कंसेंट लें। जो प्रायर पार्टी की कंसेंट आपने नहीं ली, जिसने कंसेंट नहीं दी, वो आपके प्रति लायबल नहीं होगी। अगला केस, जब बिल जो है उसमें 2 या 2 से अधिक ड्रॉई हैं और ऐसे केस में एक्सेप्टेंस सारे के सारे ड्रॉइस नहीं दे रहे हैं। When there are 2 or more drawings of bill and bill is not accepted by all these drawings, सारे के सारे जो ड्रॉइस हैं उनने सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर कोई भी एक पार्टी एक्सेप्ट ना करे तो ये जो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज जो मिस्टर ए हैं, उन्होंने एक बिल ड्रॉ किया ए और सी पे। ड्रॉर मिस्टर ए द क्रेडिटर, ड्रॉइस बी एंड सी जॉइंट ड्रॉइस। ऐसे केस में बी और सी दोनों जब एक साथ बिल को एक्सेप्ट करेंगे, दोनों की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। पर अगर एक भी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बिल जो है वो डिसऑनर हो जाएगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो ए ने बिल ड्रॉ किया बी एंड सी पे, प्रेजेंट किया, बी ने तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन सी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बिल इज डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस।
क्या एक्सेप्शन इस पॉइंट का, ये समझते हैं। मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए बी एंड सी एसोसिएट्स को, जिसके की दो पार्टनर है बी एंड सी। बी एंड सी आर टू पार्टनर्स ऑफ बी सी एंड एसोसिएट्स टू whom the goods are sold by Mr. A. A is creditor, partnership firm is debtor. अब पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ए ने बिल ड्रॉ किया जिसमें बी एंड सी आर ड्रॉइस, जॉइंट ड्रॉइस, एक से ज्यादा ड्रॉई। बी क्लॉज ये कह रहा है, बी पॉइंट ये कह रहा है कि दोनों पार्टीज साइन करें, एक्सेप्ट करें, लेकिन चूंकि ये पार्टनर्स हैं, इनमें से अगर एक ने भी एक्सेप्टेंस दे दी तो वो एक्सेप्टेंस, ऑल दी पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ फर्म, तो ऐसे केस में एक ने भी एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर ये डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। वापस देखते हैं बी पॉइंट को। अगर ड्रॉर ने जॉइंट ड्रॉइस पे बिल ड्रॉ किया, ड्रॉइस जितने भी हैं सब में से अगर एक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस हुआ। सभी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सेप्टेंस वैलिड। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है, उसके पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनर्स के नेम में बिल ड्रॉ हुआ है, तो ऐसे केस में एक भी पार्टनर ने साइन कर दी तो फिर वैलिड एक्सेप्टेंस है, फिर डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। आगे, व्हेन ड्रॉई इज फिक्टिशियस पर्सन, जिस व्यक्ति के ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था ऐसा व्यक्ति एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, फिक्टिशियस पर्सन पे बिल ड्रॉ किया गया, राइट। जनरली स्टूडेंट्स को एक ही क्वेरी आती है कि जब पर्सन एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो उसके ऊपर बिल क्यों ड्रॉ किया गया। बच्चों, बेसिक लेक्चर, मेरा बेसिक लेक्चर, सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रिजम्पशंस पढ़े थे। वहां पे हमने देखा था कि जो भी व्यक्ति किसी बिल को देखे, ऐसा मान लिया जाएगा इट इज फॉर अ वैलिड कंसीडरेशन, तो अकोमोडेशन बिल भी इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। आप बैंक से बिल की डिस्काउंटिंग भी करवा सकते हैं किसी फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे ड्रॉ करके, क्योंकि बैंक अंडर 118 प्रिज्यूम करेगी कि कंसीडरेशन इज इन्वॉल्व, इसलिए फिक्टिशियस पर्सन। लेकिन पर्सन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। आगे, when drawee cannot be found even after reasonable search, ड्रॉर ने, ड्रॉई क्रेडिटर ने अपने डेटर पे बिल ड्रॉ किया। डेटर जो है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जब हम गए बिल एक्सेप्ट करवाने, उस समय ताला लगा हुआ है। वी आर नॉट नोइंग द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, वहां पे भी नहीं मिला। ऐसे किस्से, जितनी लोकेशंस हमें पता थी वहां पे डेटर फाउंड नहीं हुआ, नहीं मिला। रीजनेबल सर्च किया, डेटर नहीं पाया गया, बिल को प्रेजेंट कहां करें। ऐसे केस में बिल डिसऑनर माना जाएगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। आगे, व्हेन ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ड्रॉई डेटर इनकॉम्पिटेंट, हम सब लोग जानते हैं माइनर जो है वो राइटफुल तो होता है, एंजॉयमेंट्स, बेनिफिट्स तो ले सकता है, लेकिन लायबल कभी नहीं बनता है। सेक्शन 26 भी हमने पढ़ा था। ऐसे केस में जब बिल माइनर के फेवर में हो, माइनर को पेमेंट रिसीव करना हो, पेमेंट लेना हो, तो वो राइटफुल है, अपने सारे राइट्स को एक्सरसाइज करवा सकता है। लेकिन जब वो ऑब्लिगेशन में आता है तब हम माइनर से एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो व्हेन ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट देन बिल गेट्स डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। एंड लास्ट वन, ये आज ही हमने इससे जस्ट इमीडिएट पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसमें डिस्कस किया है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ए ने बिल ड्रॉ किया अपने डेटर बी पे, ए ने एंडोर्स कर दिया सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। 5 लाख रुपए का बिल था।
ई ने जब प्रेजेंट किया था बी को एक्सेप्ट करने के लिए, बी ने लिखा एक्सेप्टेड फॉर 4,50,000 क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मैंने जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था दो आउटकम्स होते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के, या तो होल्डर ऑब्जेक्ट करे या फिर होल्डर अपनी कंसेंट दे दे। यदि होल्डर कंसेंट दे देता है तो जितनी भी प्रायर पार्टीज ने कंसेंट नहीं दी थी वो लायबल नहीं होंगी, और होल्डर को जो पेमेंट रिसीव होना है वो सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन होना है, राइट। लेकिन यदि होल्डर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दे, ऑब्जेक्ट कर दे, राइट, तो ऐसे केस में बिल जो है वो डिसऑनर माना जाएगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। आज ही डिस्कशन हुआ था क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का। सो इट वॉज ऑल अबाउट डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दो चीजें हमने डिस्कस की, ड्यू टू नॉन पेमेंट एंड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस इज ओनली रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज, whereas non-payment is related to all three instruments: check, promissory note, bill of exchange. Non-payment is covered under section 92, whereas non-acceptance is covered under section 91. Past examination asking is good, and you need to learn this list, that is about the cases in which the bill gets dishonored due to non-acceptance. तो आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, और अगर डाउट्स आती हैं तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।